साथियों, सबसे पहले कुछ औपचारिकता, इसलिए नहीं कि औपचारिकताओं का निर्वाह करने की बाध्यता होती है, इसलिए कि ये औपचारिकताएं भीतर के भावनात्मक आलोड़न से उमगती हैं और इनके साथ जुड़ी होती है हमारी बहुत सी मंगल आकांक्षाएं, शुभ आकांक्षाएं। तो मैं सबसे पहले विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान को का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी, अतुल जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चिरस्मरणीय समारोह का साक्षी होने का और एक अंग होने का मुझे सौभाग्य प्रदान। बहुत से साहित्यिक कार्यक्रमों में मैं गई हूँ, लेकिन साहित्यिक कार्यक्रम में की गरिमा में पारिवारिक आत्मीयता जुड़कर जो मणिकांचन योग बनाती है, वह आज मेरी पहली बार देखा। निश्चित रूप से विष्णु प्रभाकर जी के परिवार के हम सदस्य हैं, एक बृहत्तर परिवार है उनका, पाठकों का परिवार, और उस परिवार में विष्णु प्रभाकर जी जैसे गुलेरी जी के लिए कहा जाता है कि गुलेरी जी ने अगर उसने कहा था कहानी के अलावा कुछ भी ना लिखा होता तो वो आज भी चरमोत्कर्ष पर होते। उनके पहले नंबर की सीट आज भी उसी एक कहानी की वजह से रिजर्व है। अगर विष्णु जी ने आवारा मसीहा के अतिरिक्त कुछ भी ना लिखा होता, हालांकि बहुत अच्छा लिखा हुआ है उन्होंने। अर्धनारीश्वर पर तो मैंने जो निशा जी ने विशेषांक विष्णु जी की स्मृति को समर्पित एक विशेषांक तैयार किया था, उसमें अर्धनारीश्वर पर मैंने बहुत दिल से लिखा। लेकिन आवारा मसीहा और विष्णु प्रभाकर यानी एक रचयिता और रचनाकार जब दोनों एक दूसरे का पर्याय बन जाते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि साहित्यिक अभिव्यक्ति के कंटेंट के कलात्मकता के उत्कर्ष को छू लिया है और वो अपने आप में एक मिसाल ही नहीं, एक संस्था भी बन गई। मुझे याद आ रहा है कि 1985 में विष्णु प्रभाकर जी हमारे डिपार्टमेंट में आए थे। मैं रोहतक यूनिवर्सिटी में रही हूँ। 1984 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। सीधे यूनिवर्सिटी के एमए हिंदी एमए इंग्लिश करके सीधे हाथ में नियुक्ति पत्र, तो अल्हड़ उम्र जिसमें कुछ नहीं पता सिवाय किताबें, और किताबें भी हमारे दिमाग का भोजन था, खुराक था। हम लोग तो किताबों में समर्पित दीमकें कही जाती थी। तो विष्णु जी को सुनना बस मेरे लिए तो बहुत ही एक अविस्मरणीय, एक रोमांचक अनुभव था, क्योंकि शरद चंद्र मेरे रग रग में बसते थे और शरद चंद्र को पुनः जीवित करने वाले विष्णु प्रभाकर वो मेरी आंखों का आलोक थे, वो ज्योति थे। तो मैंने उनके आवारा मसीहा की एक एक बात मुझे याद थी, किस तरह से शरद चंद्र के साथ उन्होंने राजू की कल्पना की, उसके एक दोस्त की, फिर एक तपोवन में किस तरह से वो लड़की उसकी सगीनी जो बाद में माला करौंदे की माला भी पहनाती है और जो हमें पारों के रूप में भी दिखाई पड़ती है, किस तरह से राजलक्ष्मी कालिदासी विष्णु जी का शोध जो उन्होंने लगातार 8 साल तक शोध कार्य किया, उसके बाद 6 साल लिखने में लगाया, जो उसमें भी चलता रहा। लेकिन वो 8 साल का जो उनकी भूमिका में, क्योंकि मैंने ये फिर अपने डिपार्टमेंट में एमए के स्टूडेंट्स को लगवाई, उनकी टेक्स्ट बुक लगी रही और मैंने 25 बरस उसको पढ़ाया है जीवनी को हर साल। तो एक एक लाइन जैसे कंठस्थ, इतने साल ये काम किया, इतने साल ये, इतने साल यहाँ गए वहाँ गए। तो उनके फुट स्टेप्स पर चलते चलते मैंने एक लेखक के जरिए, हम सिर्फ एक व्यक्ति को या उसकी रचनाओं को नहीं जानते हैं, हम एक लेखक के जरिए पूरी के पूरी हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक यात्रा करते हैं, हमारी जातीय अस्मिता की यात्रा होती है, हमारी अपनी एक बड़ी सांस्कृतिक यात्रा होती है जो वर्तमान से चलकर अतीत तक पहुंचती है और फिर अतीत के साथ जिस मणियों को लेकर आती है, जिन शास्त्रों को, जिस ज्ञान संपदा को लेकर आती है, उसके आलोक में हम अपने नए समय को, अपने वर्तमान को पुनः देखना शुरू करते हैं। तो जब विष्णु जी डिपार्टमेंट में आए, उन्होंने वक्तव्य दिया, तो थोड़ी देर बाद रेडियो स्टेशन से मेरे पास एक कॉल आई कि आप विष्णु जी का इंटरव्यू कीजिए। मेरे हाथ पैर खुल गए। मैं विष्णु जी पर बहुत बोल सकती थी, मैंने वहां भी वक्तव्य दिया, लेकिन इंटरव्यू तो सूरज की आंख में आंख डालकर आप कैसे बात कर सकते हैं? सूरज की ऊर्जा से
सूरज के प्रकाश से आप आलोकित हो सकते हैं, आपका जीवन आगे बढ़ सकता है, वनस्पतियां फल फूल सकती हैं, सृष्टि चल सकती है, लेकिन आप सूरज को कैसे नंगी आंख से देख सकते हैं? मैंने मना कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के सामने मैं उनसे सवाल नहीं कर सकती, और मैं पछताती रही, और मैं कहीं अपने आप को संतुष्ट भी मानती रही कि हाँ, जिस व्यक्ति को सिर्फ देवता की तरह हम मतलब वो एक उम्र थी ना कि हम सिर्फ उन्हें देख सकते थे, अभिभूत हो सकते थे, उनके प्रकाश की रश्मियों से हम नहा सकते थे, और मुझे लगा कि उनके प्रकाश की रश्मियों ने ही भीतर के आलोक को, भीतर जो आलोक मध्यम था उसे मुखरित किया, और बाद में एक आलोचनात्मक विवेक दिया जो विष्णु प्रभाकर जी, उनके समकालीनों और आपकी पूरी की पूरी साहित्य परंपरा को पढ़ने की एक आंख बनकर हमारे सामने आ रहा है। आज कहानियों की बात हो रही है, और बहुत अच्छे तीनों वक्तव्य बहुत अच्छे हैं, और अंत में बोलने वाले व्यक्ति के पास एक सबसे बड़ा खतरा होता है कि वो रिक्त हो जाता है, उसकी मंजूषा में से कुछ हिस्सा ये, कुछ हिस्सा ये, कुछ हिस्सा ये उठा देते हैं, और जब वो मंजूषा खोलता है तो वो देखता है कुछ भी तो नहीं। तो मैं उतनी रिक्त हंसता हो गई हूँ, लेकिन मैं भाव से भरी हूँ, और कहानियां मैंने नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ूंगी निश्चित रूप से, क्योंकि जैसा विवेक जी ने बताया कि मैं चटोर पाठक, मैं अपना परिचय दो रूप में दे देती हूँ, मैं चटोर पाठक हूँ, मैं चाप जाती हूँ हर चीज, और दूसरे उसके बाद मैं उसको खंगालती हूँ, और मैं बड़ी निर्मम आलोचक, जितनी चटोर पाठक उतनी ही निर्मम आलोचक। तो उन रचनाओं को जरूर पढ़ूंगी, लेकिन मैं उसी एक आलोचकीय विवेक के साथ आज की कहानी की परिदृश्य पर बात करना चाहूंगी कि हमने अच्छी कहानियां चुनी, 139 कहानियों में से 11 कहानियों का चयन, यानी हमने क्रमशः कमजोर कड़ियों को हम छोड़ते गए हैं और बेहतरीन को उठाया है। तो अच्छी कहानी क्या है? कोई लेखक जब लिखता है वो ये तो नहीं कहेगा मैं खराब कहानी लिखता हूं, वो तो हमेशा ही अच्छी लिखता है। और अगर मैं ये कहूँ कि हाँ कहानी अच्छी थी, क्योंकि मुझे ये खतरों से हर रोज साबका पड़ता है, आपने हमारी कहानी पर लिखा नहीं, या आपने हमारी कहानी पर एक ही पंक्ति लिख दी, तो मैं कहती थी हाँ ठीक है, नहीं आप ये बताइए अच्छी क्यों नहीं है? तो अच्छी कहानी और औसत कहानी में क्या अंतर है, ये बड़ा सवाल है। और ये सभी कहते हैं कि कहानी सरल होनी चाहिए। देखिए प्रेमचंद की कहानियां कितनी सरल थी, मैं कहती हूँ, लेकिन देखिए ना अज्ञेय की कहानी और जैनेन्द्र की कहानियां कितनी संश्लिष्ट है, क्या वो अच्छी नहीं है? चेखव की कहानी क्या सरल है? चेखव की कहानी तो बिल्कुल भी सरल नहीं है, लेकिन चेखव तो मास्टरपीस रचते हैं। चेखव के बाद मैं चेखव के समानांतर किसी भी कहानीकार को नहीं ले पाती हूँ। ओ हेनरी की कहानियां भी नहीं, वर्जीनिया वुल्फ की भी नहीं, किसी भी रचनाकार को चेखव के इर्द गिर्द भी मैं नहीं लेकर आती, लेकिन चेखव तो सरल कहानी रचते ही नहीं है। असल में कहानी की, अच्छी कहानी की सबसे बड़ी और पहली कसौटी है कहानी संश्लिष्ट होनी चाहिए। संश्लिष्ट कहानी जो आपको आस्वाद ना दे, सुख ना दे, आपके भीतर रसगुल्ला खाने का सुख ना जाए। आप फिल्म देखने जा रहे हैं, वहां मारपीट हुई, शहंशाह हमें दिखाई पड़ रहा है, अकेले उसने 40 लोगों को पीट दिया, और हमारे भीतर की भावनाएं तिरोहित हो गई, उनका हम ये कहें कि परिष्कार हो गया, कैथारसिस हो गया, विरेचन हो गया, और उसके बाद हम बिल्कुल पाक साफ होकर वापस लौट आए। नहीं, कहानी फिल्म नहीं है, कहानी फार्मूलाबाजी नहीं है, कहानी हमारे भीतर के आस्वाद को, कहानी हम पढ़ रहे हैं वो हमें विचलित करती है, उस आस्वाद को विचलन के साथ गूंथ कर वह एक बेचैनी पैदा करती है। जब कहानी हमारे भीतर बेचैनी पैदा करती है, दरअसल हमें वो यहाँ पर जो शिव की तीसरी आंख है, वो हमारे भीतर यहाँ विवेक की, संवेदना से बुनी हुई विवेक की तीसरी आंख पैदा करती है, जो कहती है कि हमें आसपास की सच्चाइयों को इतने ही उदात्त ढंग से, इतने ही सघन, इतने ही गहन ढंग से देखना चाहिए। ये जो एक गरीब शराब के नशे में धुत होकर नालियों में गिरा पड़ा है, जिसे हम बिना देखे ही निकल जाते हैं, या हम देखते भी हैं तो कहते हैं कि क्या इन लोगों ने खराब कर दिया है हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हम गरियाकर आगे बढ़ जाते हैं। उसी को ही तो वो नायक बनाते हैं ना शरदचंद्र।
जो ट्रेन की फिश प्लेट में से नट बोल्ट निकाल लेता है और वो कहता है कि क्या हुआ, फिर एक ही तो निकाला है, मुझे जेल में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि मुझे तो मछली पकड़ने के लिए उसके वो जाल में वो कांटा वो पेच डालना है, बंद करना है, तो मेरा तो काम चल जाएगा, मेरा परिवार भूखों नहीं मरेगा। एक नट निकालने से क्या होता है? इस अज्ञान के साथ जो गरीबी जुड़ी हुई है और उसके साथ पूरा का पूरा हमारा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिदृश्य जो जाहिर होता है क्रमशः, जो ओझल है, जो सच्चाइयाँ ओझल है, अच्छी कहानी उन सच्चाइयों को बहुत कम शब्दों में, ना के बराबर शब्दों जब वह उजागर करती है तो वह कहानी संश्लिष्ट हो जाती है। तो मैं अच्छी कहानी की पहचान यह मानती हूँ कि वह सतह पर तेल की तरह फैल ना जाए, थाली में तेल की तरह ना फैले, वो हमें नहीं दिखती, पनडुब्बी हमें नहीं दिखती, लेकिन पनडुब्बी सतह के नीचे नीचे वह दुश्मन की नौकाओं को, जहाजों को मार गिराती। हमें टाइटैनिक जहाज दिखाई पड़ता है, लेकिन टाइटैनिक जहाज को आइसबर्ग की टिप 9/10 हिस्सा तो पानी में है, 1/10 दिखाई पड़ती। एक अच्छी संश्लिष्ट कहानी पूरे के पूरे इतिहास बोध के साथ, जातीय बोध के साथ, सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है, लेकिन सिर्फ उसकी टिप दिखाई पड़ती है। तो इसलिए कहानी सिर्फ लेखक नहीं रचता है, कहानी पाठक रचता है। लेखक तो लिख देता है अपने पन्नों में। विवेक जी या दूसरे कहानीकार मुझसे बहुत नाराज होंगे कि मैं कहती हूँ कि नहीं, कहानी लिखी, लेकिन कहानी का प्रभाव और कहानी का नवीकरण वह पाठक और आलोचक के हिस्से। यदि पाठक, आलोचक क्या है? आलोचक एक पाठक है, एकदम गंभीर पाठक है, वह कहानी को पकड़ता है। तो कहानी संश्लिष्ट है, लेकिन कहानी छुपी कहाँ है? कहानी का प्रभाव कहाँ है? लेखक द्वारा व्यक्त किए गए शब्दों में। अनुराग जी तो कह रहे हैं ना, शब्द तो खोखले ही होते, शब्दों में कोई अर्थ नहीं होता, शब्दों में अर्थ हमारी दृष्टि पर है। रसूल हमजा तोफ का नाम हमने सुना है, उज़्बेकिस्तान के बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं, उनकी किताब है मेरा दागिस्तान 2 भागों में, उनका आत्मकथात्मक पुस्तक। उसमें वो कहते हैं, तुम मुझे विषय मत दो, तुम मुझे आंख दो। लेखक के पास विषय नहीं है, लेखक के लिए जरूरी है दृष्टि। और वह दृष्टि क्या ले रही है? वह सतह पर उठते हुए मुक्तों को वह उठाना चाह रही है, या जो ठोस चीज। आप ये देखिए, एक नदी बह रही है, आप नदी में सूखे पत्ते, कागज, कचरा, वो सब बहता चलता है, दूर दूर तक बहता चलता है। आप उसमें सोना डालिए, कोई ठोस चीज डालिए, वो नदी में तल में चला जाता है। कहानी का उस अदृश्य तल में डूबी हुई हमारे समय की ठोस सच्चाइयों को उभार कर सामने लाता है, इसकी यह दृष्टि है। लेकिन इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें उसे चाहिए। जैसे कहानी में, कहानी का कहानी बन सुरक्षित रखना है, तो वो कैसे रखेगा? उसके पास कौतूहल की सृष्टि करने की क्या एक जादूगरी चाहिए, बाजीगरी। कहानीकार सिर्फ और सिर्फ दृष्टा नहीं होता, कहानीकार सिर्फ और सिर्फ अध्येता नहीं होता। बहुत बड़ा गुण है उसका अध्येता होना, एक पूरी की पूरी परंपरा से वाकिफ होना, साहित्यिक परंपरा से भी और हमारे अपने समय की परंपरा से भी। लेकिन उसे बाजीगरी भी आनी चाहिए, शब्दों का खेल। ये जो कौतूहल है, अगर कौतूहल ही नहीं होगा तो आप क्यों पढ़ेंगे? क्या हुआ आगे? कहानी तो कहा ही जाता है, कहानी कह नानी, और फिर वहां कहानी कहा। अच्छा, आगे क्या हुआ? एक राजा था, अच्छा, एक रानी थी, फिर उनकी राजकुमारी थी, फिर उसे राक्षस पकड़ के ले गया, फिर कौतूहल। क्रमशः कौतूहल की जब वृद्धि होती है तो दरअसल यहीं से कहानी की स्टेजेस आती है। कहानी एक्सप्लोर करती है, कहानी स्थिर नहीं होती, कहानी एक्सप्लोर करके चल रही है। वह किसे एक्सप्लोर कर रही है? क्या वह कोलंबस की तरह? हमने बचपन में सिंदबाद की कहानियां खूब पढ़ी है ना, विक्रम बेताल की पढ़ी। आज भी बेताल यहाँ कंधे पर सवार हो जाता है, भाई कितना जवाब दे दो उसको। अब हम जवाब नहीं देंगे तो कहेगा सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब हम सिर के टुकड़े टुकड़े तो नहीं कराना चाहते, तो हम जवाब देते हैं तो वो फिर से अच्छा जवाब दे दिया, तुम बोले, तो वो कंधे पर सवार। तो ये जो बेताल है ना,
ये कहानी के कंधे पर सवार रहता है, और इसीलिए वो आगे आगे जब एक्सप्लोर करता है तो हमें दिखाई पड़ता है समुद्र, रेगिस्तान, हमें नखलिस्तान दिखाई पड़ते हैं, हरियाली दिखाई पड़ती है, बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ स्थूल प्रकृति या भूगोल का ही एक्सप्लोर करती है? नहीं, कहानी मन का मनुष्य का एक्सप्लोर करती है। मनुष्य की मनोवृत्तियां कभी पुरानी नहीं होती। हम कहते हैं हम बहुत सुसभ्य हो गए, बहुत सुसंस्कृत हो गए, और जैसा अभी विवेक जी ने कहा कि कहानी खत्म हो गई। 1990 में जब आर्थिक उदारीकरण का दौर आया था, उत्तर आधुनिकता आई थी, तो ये कहते थे ना जोर शोर से, कहानी का अंत, उपन्यास का अंत, स्मृति का अंत, महाख्यालों का अंत, इतिहास का अंत, हर चीज का अंत, महानायकों का अंत कहीं नहीं होता। एक नई शुरुआत, हर अंत एक नई शुरुआत की जननी होती है। तो वह परंपरागत तरीके से कहने के ढंग का एक अंत हुआ, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं शिल्प ने एक बड़ी टर्न ली, लेकिन वह मूल मनोवृत्तियां, मनुष्य की आदिम भूखें, उसकी भूख प्यास, अरमान, सपने, आकांक्षाएं, वो जो कहते हैं उसके भीतर रहते हैं। अभिव्यक्ति के ढंग बदल जाते हैं कि हमने अब वो डायल करने वाले फोन की जगह अब हमारे पास स्मार्टफोन आ गए हैं, लेकिन फोन का कंसेप्ट वो है हमारे पास। तो मनुष्य की मनोवृत्तियों का उत्खनन किया जाता है, जब उसे एक्सप्लोर किया जाता है तो बहुत सी चीजें हमें लगता है तो हम मेरा अपना अनुभव है, लेकिन रचनाकार मेरे उसी अनुभव को निसंगता से जांचकर वह सार्वजनीन अनुभव बना देता है। अभी आप सबने भी ये कहा कि कहानी निजता से शुरू होती है, बेशक निजता से शुरू होती है। मेरी एक कहानी है, आओ माँ हम परी हो जाए, मेरी अपनी कहानी कि हम परियां नहीं हो सकते, हम हो सकते हैं। ये जो समाज हमें बांध रहा है, ये जो लड़की पहली बार जब वह विमेनहुड को, जब वो पवर्टी को प्राप्त होती है, कितनी बंदिशें आती हैं उसके साथ, वो बंध जाती है, वो चाहती है मुक्त हो, और फिर मुक्ति के तो बिंब हमारे पास परियों के ही बिंब है, एक स्त्री के पास। तो जब वह उस मुक्ति की आकांक्षा रचती है वह लड़की, तो दरअसल वह समय को देख रही है, और कहानी की सार्थकता पाठक को बेचैन करने में तो है ही, उसे मुक्ति के द्वारों को खोलने का आकांक्षी भी बनाती है। मुक्ति के द्वार न कहानीकार को पता है न पाठक को पता है, लेकिन मुक्ति के उन द्वारों को खोलने की ललक कितनी है, यह चीज कहानी में, अच्छी कहानी में दिखाई पड़ती है। और इसीलिए जब कहानी संश्लिष्ट होगी, गहन होगी, एक पूरी जातीय अस्मिता को साथ लेकर चलेगी, शिल्प मसालों की तरह छौंक में नहीं डाला जाए। विवेक जी अच्छी कहानीकार जानते हैं, शिल्प नहीं आता, शिल्प कहानी की गूंथ के साथ आता है, कंटेंट के साथ आता है। शिल्प के पैरों से कहानी नहीं चलती, और कंटेंट के कंधे पर सवार होकर शिल्प नहीं आता। दोनों एक दूसरे में इंटरमिंगल होकर आते हैं। जैसे कपड़ा ना ताले से अकेले बुना जाता है, ना बाला से बुना जाता है, ताला और बाला जब मिल जाते हैं तभी कपड़ा बुना जाता है। तो अच्छी कहानी में शिल्प नहीं आता, कहानी प्रभाव में निहित होती है, अपने प्रभाव में, और वह प्रभाव पाठक अपने अनुभव, अपनी स्मृति, अपने संवेदना, अपने सरोकार, अपनी दृष्टि से ग्रहण करता है। इसलिए एक कहानी का पाठ ए के पास एक दूसरा होगा, बी के पास दूसरा होगा, सी के पास तीसरा होगा। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, ईदगाह कहानी हम सबने बचपन में पढ़ी है, प्रेमचंद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी, बहुत सरल कहानी, सरल लगती है लेकिन कितनी संश्लिष्ट कहानी। 30 साल पहले मैंने इस पर एक लेख लिखा था, जब नया ये उत्तर आधुनिकता आई थी, कि वो मेले में जो जा रहा है और वो चिमटा खरीद रहा है, 6 पैसे हैं उसके पास, उस 6 पैसे में उसने चिमटा खरीदा है दादी के लिए, क्योंकि दादी का हाथ, अंधी दादी का हाथ चूल्हे से में जल जाता था। सब बच्चे मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीद रहे हैं, और वो छोटा बच्चा 6-7 साल का बच्चा, वह अपने लोभ और लालसाओं पर अंकुश लगाकर वह चिमटा खरीद रहा है दादी के लिए। हमने बचपन में पढ़ा था और पढ़ाया भी था कि यह वात्सल्य रस की अनुपम कहानी है, अद्भुत कहानी है।
हम शुरू में जब पढ़ाते हैं या जब हम कुछ सीखते हैं, हम परंपरा का हाथ पकड़कर आगे चलते हैं। परंपरा हमें जैसा बोलना सिखाती है, हम वैसा चलते हैं। लेकिन हमारी मुक्ति परंपरा का हाथ चिपक कर आगे चलने में है, ताकि परंपरा को भी हम आगे लेकर जाए। यही विकास। तो मैंने जब इस कहानी को बरसों पढ़ाने के बाद इस कहानी को पढ़ा नई परिस्थितियों के संदर्भ में, मुझे लगा यह उपभोक्तावाद के प्रतिरोध में रची गई एक बहुत ही अद्भुत रचना है। बाजार हमें उपभोक्ता बनाता है, प्रोडक्ट बना देता है। बाजार चाहता है कि हम सब कुछ उसके भट्ठी में झोंक दें, अपना तमाम, अपने मनुष्यता तक भी, अपने मूल्य भी। हमारा भौतिक संपदा तो वो लेता ही है, हमारे मूल्य भी, हमारी मनुष्यता भी, हमारी आइडेंटिटी भी लेता है। लेकिन हमें उस छोटे बच्चे ने सब कुछ बचा कर रखा। और उसके बाद जब बाजार के प्रतिरोध में कोई एक मनुष्य ताकत खड़ी हो जाती है, तो बाजार रिरियाकर भाग जाता है, दुम दबाकर भाग जाता है। इसे भी प्रेमचंद ने इस कहानी में बहुत खूबसूरती से अंकित किया है। मेले से जब वापस लौटते हैं, हर बच्चा कहता है, देखो मेरा ये राजा, देखो मेरा ये सेनापति, देखो मेरा ये खिलौना, अरे मैं तो रसगुल्ला खा रहा हूँ, मैं तो गुलाब जामुन खा रहा हूँ, ये बर्फी है, ये पेड़े हैं, और ये इतने सारे हरा ड्रिंक, लाल ड्रिंक। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास तुम्हारा ये सेनापति है ना, ये देखो ये मेरा राजा। ये कहेगा आओ सेनापति, क्या मतलब वो कल्पना कर रहा है कि ये मेरा राजा है। और उसके साथ वो इतनी कहानियां बोलता है कि बच्चों को लगता है कि अगर चिमटे को नहीं उठाया तो हमारा तो जीवन व्यर्थ हो गया। बाजार भी तो एक चीज में ब्रांड वैल्यू पैदा करता है और उसे ब्रांड बनाता है, वैल्यू पैदा करता है, ब्रांड बनाता है। तो बाजार से लड़ा जा सकता है, बाजार के औजारों से। हमें छोटा बच्चा एक छोटी सी चीज में ब्रांड वैल्यू पैदा करके उसे सर्वाधिक बिकने वाला प्रोडक्ट बना रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं वह सबके मिठाइयाँ भी खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहा है, सबके खिलौनों से भी खेल रहा है। और दादी से जो आशीर्वाद पाया और एक कालजयी चरित्र के रूप में आज हमारे सामने आया, वह बिल्कुल अलग है, जिसे कहते हैं येलोवे में मिला है। तो एक अच्छी कहानी अपने समय का प्रतिबिंब ही नहीं होती है, वह आने वाले समय को रचती भी है। इसीलिए कहानी का पाठ स्थिर पाठ नहीं होता, वह समय के अनुरूप, पाठक के बोध के अनुरूप, संवेदना के स्तर के अनुरूप बदलता चलता है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बहुत कह भी दिया है। तो मैं एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी पुरस्कृत रचनाकारों को। हंसादीप से मेरी मुलाकात जो यहाँ नहीं है, टोरंटो में हुई थी, और मुझे अच्छा लगा था कि एक इतनी प्रतिभाशाली लेखिका वहाँ टोरंटो में रह रही हैं। तो आप सबको भी मैं पढ़ूंगी। और मुझे खुशी है कि आज जब कहानी बिना संपादकों के, पत्रिकाओं में संपादक का रोल अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गया, हम सब जानते हैं। और सोशल मीडिया पर अनसेंसर्ड कहानियाँ जिस तरह से आ रही हैं, और उसमें हमें भूसे में से एक सुई ढूंढने जितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छी कहानियाँ लिखी जा रही हैं, लेकिन 140 में से अगर हमें 10 कहानियाँ मिल रही हैं, तो 130 कहानियाँ कुछ कम ज़रूर रही होंगी। तो यह जो चयन की प्रक्रिया है, एक बहुत ही विवेक धर्मी और संवेदनात्मक प्रक्रिया, दरअसल यही हमारे समय के साहित्य को बचाएगी। और मुझे उम्मीद है कि हर साल हम बहुत सी बेहतर कहानीकारों से मुखातिब होंगे, और साहित्य की इस मशाल को जलाए रखने के लिए यह प्रतिष्ठान और अतुल जी और पूरा प्रभाकर परिवार जितनी मेहनत कर रहा है, उसके लिए साधु।